खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंशु पवार और इस खास शो में आप सभी का स्वागत है। ये खास इसलिए है शो क्योंकि ये इस शो में हमारे दुनिया के अलग अलग हिस्सों से हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ते हैं। लेकिन आज क्या कुछ खास होने वाला है देश में और कौन कौन से राज्यों में सबसे ज़्यादा फोकस आज बना रहेगा, उन तमाम राज्यों का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ तमाम रिपोर्टर्स इस वक्त जुड़ गए हैं। पंकज चतुर्वेदी हमारे साथ उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ जुड़ेंगे। मध्य प्रदेश की खबरों का जायजा हमें शरद व्यास देंगे। साथ ही रेजिडेंट एडिटर श्रीकांत प्रत्यूष बिहार की खबरों के साथ हमारे साथ मौजूद होंगे। राजस्थान की खबरों के बारे में हमें बताएंगे अरविंद पलावत। तो सीधा लिए चलते हैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश और वहां आज क्या कुछ फोकस रहने वाला है जान लेते हैं पंकज से। पंकज, जिस तरह से बॉर्डर सील किए गए हैं उसके बाद जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वाकई परेशान करने वाली है। क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, उत्तर प्रदेश में औरैया की जो सड़क दुर्घटना थी उसके बाद कई सारे दलों ने सरकार के ऊपर सवाल उठाया कि जब सरकार के पास पर्याप्त बसें हैं, प्राइवेट स्कूल हों या सरकारी स्कूल हों या अन्य जो पीएससी की बसें हैं वो क्यों नहीं लगाई जा रही। चौतरफा हमलावर होने के बाद जब सरकार घिरी तो सरकार ने निर्णय लिया कि जो प्रवासी उत्तर प्रदेश के आ रहे हैं मजदूर, उनको उसी बॉर्डर पे रोका जाए, उस जहाँ पे कोई बड़ा स्थान हो। जैसे लखनऊ में शकुंतला मिश्रा विकलांग विश्वविद्यालय है जो एक्सप्रेस वे से लखनऊ के बॉर्डर को जोड़ता है। तो जो दिल्ली मार्ग से या आगरा से आ रहे हैं उनको वहीं क्वारंटीन करके बसों के साथ तत्काल उनको रवाना किया जा रहा है। यह स्थिति कानपुर रोड की है। कल 10 बजे रात तक वहां 10 किलोमीटर का लंबा जाम लग गया था। पूरा अफरा तफरी का माहौल था। चूंकि जो औरैया में सड़क दुर्घटना हुई उसके बाद मुख्यमंत्री ने स्पष्ट सभी अधिकारियों से कहा है अगर कोई पैदल चलेगा तो वहां के जिलाधिकारी और एसएसपी जिम्मेदार होंगे। न ट्रक से, डीसीएम से या मोटरसाइकिल पैदल कोई भी ऐसे श्रमिक न मिले, उनको बस से उनके घर तक भेजा जाए। लेकिन सरकार काफी देर कर दी ये निर्णय लेने में। अगर सरकार के पास पर्याप्त बसें थी, जब मजदूर पैदल चल रहे थे तो उनको वहीं से बसों के माध्यम से उनके घर रवाना किया जा सकता था। क्योंकि उत्तर प्रदेश के परिवहन विभाग के बेड़े में कई हजार बसें, इसके साथ साथ निजी स्कूल, सरकारी स्कूल और पीएससी जो उत्तर प्रदेश की एक अलग विंग है उसके पास भी बड़े पैमाने पे बसें हैं। उसको लेकर के कल दिन भर सियासत हुई। जिस तरीके से औरैया की घटना आई उसके बाद जब सरकार ने निर्णय लिया, हालांकि देर साहब मुख्य सचिव ने सभी बॉर्डर को सील करने का एक बयान दिया, जिसके बाद और सियासत गर्म हुई उनको लेकर के। चाहे वो कई सारे लोगों ने उस पर भी सवाल उठाया। जो उनका ट्वीट था कि उत्तर प्रदेश में कोई मजदूर पैदल सीमा में यूपी के प्रवेश नहीं कर सकेगा। लेकिन देर शाम अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री के निर्देश पे एक फिर से निर्णय आया कि जो मजदूर पैदल आ रहे हैं उनको रोक करके बॉर्डर पे जो बसें पहले छोड़ने गई है अगर वो वापस खाली आ रही तो उन बसों से तत्काल उनको उनके घर तक पहुंचाया जाए। ये एक बड़ा कदम उठाया गया है। लेकिन कई जगह जो चूंकि मजदूर चल चुके थे, रास्ते में फंसे, अगर उनको रोका गया तो कई जगह से हंगामे की भी खबरें आई है। इसके अलावा आज फिर से इसको लेकर के बैठक की जा रही है कि कोई भी मजदूर पैदल न चले, क्योंकि राज्यों के अलग अलग जिलों से अलग अलग तस्वीरें आ रही थी। उसको लेकर के लगातार सरकार के शैली पे विपक्ष सवाल उठा रहा था कि ये कैसी व्यवस्था है, खबरों में छपने के लिए, बयान देने के लिए ही सरकार है। प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव भी इसको लेकर के हमलावर थे। फिलहाल मुख्यमंत्री ने निर्णय लिया है कि जो जहाँ है वहीं रुके, उनको रोका जाए बॉर्डर पे और बसों के माध्यम से जो बस तत्काल बुलाई जाए और उनको घर जांच करने के बाद उनको रवाना किया जाए। दूसरी तरफ कोरोना पॉजिटिव की जो संख्या है उत्तर प्रदेश में वो बढ़ती जा रही है। कल अब तक के उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी संख्या में जो कोरोना पॉजिटिव के केस आए वो 203 है, जो अब तक की सबसे ज्यादा संख्या है। और उसकी सबसे खास कारण ये भी है जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं सूरत से, दिल्ली से, पंजाब से, मुंबई से, उनमें से ज्यादातर पॉजिटिव संख्या निकल रही जो सरकार के लिए चिंता का सबब बन रही है। सरकार भी मान रही कि आने वाले 10 दिन सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती होंगी जिस तरीके से कोरोना पॉजिटिव के केस बढ़ रहे हैं। हालांकि कल एक रिकॉर्ड डिस्चार्ज जो केस
सही हुए, जो संक्रमित मरीज सही हुए, उनको भी करीब 250 से ज़्यादा लोगों को डिस्चार्ज भी किया गया है। लेकिन लगातार संख्या बढ़ रही है, उसको लेकर के सरकार चिंतित है और आज इसको लेकर के पूल टेस्टिंग बढ़ाने के साथ साथ जो मजदूर हैं उनकी जो स्क्रीनिंग है वो करने का निर्देश दिया। चूंकि जो मजदूर आ रहे हैं उनकी कोई जांच विशेष नहीं हो रही, सिर्फ थर्मल स्क्रीनिंग करके घर भेज दिया जा रहा है। ऐसे में चूंकि उस समय अगर उनका टेम्परेचर नहीं है तो फिर वो घर जा रहे हैं और ऐसे में कई सारे लोग संक्रमित निकले हैं। चूंकि अगर धूप में खड़े हैं तो उनका शरीर का जो है तापमान वो बढ़ सकता है, तो उस समय रोका जा सकता है। लेकिन कई सारे लोग जिनमें कोरोना संक्रमण के केस सामने आए हैं उनमें कोई लक्षण नहीं था। इसको लेकर के भी सरकार को सोचना होगा। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में केसों की बढ़ोतरी हो रही है, दूसरी तरफ श्रमिकों को कोई दिक्कत न हो, रोजगार कैसे दिया जाएगा। हालांकि रोजगार उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा अगर किसी पे निर्भर है तो मनरेगा पे निर्भर है और 40% के आसपास जो प्रवासी वापस आ रहे हैं उनको उसमें रोजगार दिया जाएगा। दूसरी तरफ एमएसएमई सेक्टर को कैसे उभारा जाए, जो अन्य देशों की जो कंपनियां हैं भारत कैसे लाई जाए, उसको लेकर के लगातार एमएसएमई उद्योग विभाग के साथ साथ मुख्यमंत्री बैठक कर रहे हैं कि जो अन्य देशों की कंपनियां हैं, चाहे वो चीन की हैं या अलग अलग देशों की है, अगर वो वहां से जा रही तो उनको भारत और खास करके उत्तर प्रदेश कैसे लाया जाए जिससे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के साथ साथ रोजगार के अवसर बढ़े, उसको लेकर के भी बैठक लगातार अंशु चल रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप पंकज। चिंता का विषय कोरोना के जो आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं वो लगातार सरकार के लिए एक चुनौती बनी हुई है। 4258 केसेस रजिस्टर किए गए हैं उत्तर प्रदेश में। सरकार के लिए प्रवासी मजदूरों का जो मुद्दा है वो भी एक बड़ी चुनौती है, उससे कैसे निपटा जाए, किस तरह से शांति बहाल की जाए राज्य में, वो भी एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। लेकिन फिलहाल बिहार में किस तरह की स्थिति बनी हुई है उसका जायजा ले लेते हैं। श्रीकांत प्रत्यूष से रेजिडेंट एडिटर हैं। श्रीकांत, जिस तरह से एक तरफ कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है, अगर अब बात करें जो परीक्षाएं थी, जिस तरह से जो बोर्ड परीक्षाएं हुई थी, माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा यानी कि STET 2019 की, इसको लेकर जो अब गड़बड़ियां सामने आई हैं, साथ ही साथ जो प्रश्न पत्र वाला जो सेंटर था वहां भी कुछ गलतियां हुई हैं जिसकी वजह से अब ये परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया गया है। क्या है ये पूरा मामला, विस्तार से एक बार बताइए। और अब फिलहाल कितना इससे नुकसान होगा और कितने शिक्षक इससे प्रभावित होंगे? देखिए, हजारों लाखों शिक्षकों लोगों ने परीक्षा दी थी और उम्मीद थी कि अब रिजल्ट आएगा तो उनको उसके आधार पर प्रमोशन मिलेगा। लेकिन अब जो खबर आ रही है कि उस परीक्षा को कैंसिल रद्द करने का फैसला लिया गया है, फिर से परीक्षा कराई जाएगी, तो इससे लाखों लोग प्रभावित होंगे। क्योंकि इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद उनके वेतन मान में बढ़ोतरी हो जाती है, बहुत तरह के लाभ मिलते हैं। और आपको पता ही है कि बिहार में नियोजित शिक्षक 2.5 महीने तक हड़ताल पर थे अपनी मांगों को लेकर, और सरकार ने मांगे तो नहीं मानी लेकिन आश्वासन दिया और उसके बाद कोरोना संकट को देखते हुए हड़ताल खत्म हो गई है। तो अब ये बहुत बड़ा झटका है शिक्षकों के लिए कि उनकी परीक्षा रद्द कर दी गई है, अब दोबारा उनको परीक्षा देनी होगी। और अब जिस तरह से देश भर में लॉकडाउन चल रहा है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 31 मई तक लॉकडाउन को बढ़ाए जाने की मांग भी कर दी है। तो मानकर चलिए कि 31 मई तक तो यहाँ पर पूरी तरह से कोई ढील नहीं मिलने वाली है। हाँ, रेस्टोरेंट और होटल से होम डिलीवरी करने की परमिशन मिल गई है, अनुमति मिल गई है, लेकिन होटल और रेस्टोरेंट में कोई जाकर खाना नहीं खा पाएगा। स्कूल कोचिंग खोल दिए गए हैं लेकिन उसमें छात्र नहीं जा पाएंगे। ऑनलाइन पढ़ाई का मटेरियल शिक्षक तैयार करेंगे और व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए या यूट्यूब के जरिए उनको पढ़ाएंगे। तो धीरे धीरे ढील दी जा रही है और बिहार पुलिस बहुत सख्ती के साथ काम कर रही है। लॉकडाउन के पालन को लेकर काफ़ी सख्ती बरत रही है और अब तक 16 करोड़ रुपया जुर्माना वसूला गया है वैसे लोगों से जिन्होंने लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन किया है और वाहन लेकर शहर में निकले हैं। और 2000 से ज़्यादा मामले दर्ज किए गए हैं, 2000 से ज़्यादा लोगों के खिलाफ FIR हुआ है, हज़ारों लोग जेल भेजे गए हैं। तो इस बार भी पुलिस ने साफ कर दिया है कि लॉकडाउन में बिहार में अभी कोई छूट नहीं है। कोई अगर बिना जरूरी काम के निकलेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। देखिए, कोरोना का संक्रमण काफ़ी तेज़ रफ्तार से बिहार में बढ़ रहा है
और ये संक्रमण बढ़ा है जब से प्रवासियों का बिहार आना शुरू हुआ है। बिहार में अब तक 3 लाख से ज़्यादा प्रवासी मजदूर आ चुके हैं और संक्रमण भी उसी रफ्तार से बढ़ रहा है। कल बहुत ज़्यादा 111 नए केस सामने आए थे और इसके साथ ही अब आंकड़ा 1200 के आसपास पहुंचने वाला है। तो माना जा रहा था कि जिस बिहार में नियंत्रण में है कोरोना, अब वो बेकाबू होता जा रहा है, संक्रमण की रफ्तार काफ़ी बढ़ती जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 10,000 सैंपल की जांच का आदेश दिया है स्वास्थ्य विभाग को, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है कि वो कर सके। अभी तक केवल 900 से 1,000 सैंपल की जांच हो रही है और उसमें 100-150 पॉजिटिव केसेस सामने आ रहे हैं। तो ये चिंता बढ़ाने वाली है। देखिए, प्रवासी मजदूर जो आ रहे हैं उनकी प्रॉपर स्क्रीनिंग की व्यवस्था है नहीं, केवल थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। यानी जिसको बुखार है तो उसको रोका जाएगा, उसका इलाज होगा, उसकी जांच कराई जाएगी। जिसको बुखार नहीं है, थर्मल स्क्रीनिंग में टेम्परेचर जिसका ज़्यादा नहीं आ रहा है, उसे क्वारंटाइन सेंटर में सीधे भेज दिया जा रहा है। तो क्वारंटाइन सेंटर में भी कई पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं, जिसको लेकर वहाँ रहने वाले लोगों में दहशत है कि क्वारंटाइन सेंटर ही कहीं संक्रमण का सबसे बड़ा जरिया न बन जाए। आपको पता है कि जो क्वारंटाइन सेंटर हैं वो स्कूल हैं या कोई निजी विद्यालय हैं, कॉलेज हैं, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा व्यवस्था नहीं हो सकती है, क्योंकि एक ही या 2-4 नल से सैकड़ों लोगों को काम चलाना है, 2-4 बाथरूम से सैकड़ों लोगों को काम चलाना है। तो इसमें जो फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करने का जो क्राइटेरिया है वो पूरा नहीं हो पा रहा है और संक्रमण का खतरा बढ़ा हुआ है। एक कमरे में 10-10 लोग रह रहे हैं। तो आपको पता ही है कि कोरोना का संक्रमण केवल छूने से नहीं होता है, कोई खांस दे, छींक दे तो उससे तेज़ी से फैलता है। और एक कमरे में जब 10 लोग रहेंगे बिना किसी सुरक्षा कवच के, तो मुझे लगता है कि उनका बच पाना बड़ा मुश्किल होगा। तो संक्रमण का सबसे बड़ा कहीं हॉट स्पॉट न बन जाए कोरोना का क्वारंटाइन सेंटर, ये चिंता सरकार को सता रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार बैठकें कर रहे हैं अधिकारियों के साथ और उन्होंने कहा है कि प्रवासी मजदूरों को किसी तरह की तकलीफ नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी कई क्वारंटाइन सेंटर पर हंगामा भी हो रहा है और वहाँ से मजदूर शिकायत भी कर रहे हैं कि खाने में कीड़ा मिल रहा है, खाने का जो क्वालिटी है वो अच्छा नहीं है। कई ऐसे क्वारंटाइन सेंटर हैं जहां पर जनतंत्र टीवी की टीम गई थी तो खाने को लेकर कोई शिकायत ही नहीं थी। लोग कह रहे थे कि सुबह चाय बिस्कुट मिलता है, फिर उसके बाद नाश्ता मिलता है, फिर खाना मिलता है दोपहर का चावल दाल सब्जी, फिर रात में पूरी सब्जी मिलता है। तो कई जगहों पर तो लोग खुश हैं। देखिए, ये चुनावी साल है, बिहार में चुनाव होना है 4-5 महीने बाद, तो नीतीश कुमार जानबूझकर कोई गलती नहीं करना चाहते हैं और जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उनको नाराज करना नहीं चाहते हैं। बिहार के 30 लाख से ज़्यादा प्रवासी मजदूर हैं जो बाहर काम करते हैं, बाहर फंसे हुए हैं। अभी तो 3 लाख आए हैं, 27 लाख आने वाले हैं। तो सारे जब आ जाएंगे तो चुनौती बिहार सरकार की बहुत बढ़ जाएगी और उस चुनौती को कैसे नीतीश कुमार अवसर में बदलते हैं ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल देखने वाली बात होगी। तो लगातार प्रवासी मजदूरों का आवागमन जारी है राज्य में और ऐसे में कोरोना का जो संकट है वो भी बढ़ता जा रहा है और लगातार नीतीश कुमार सक्रिय बने हुए हैं। ये कोशिश कर रहे हैं, अधिकारियों से ये को निर्देश दे रहे हैं कि किसी भी तरह की कोई चूक क्वारंटाइन सेंटर्स में देखने को ना मिले, व्यवस्था पूरी मजदूरों के लिए की जाए ताकि कोरोना का जो संकट है वो भी उस पर भी कंट्रोल बनाए रखा जा सके, साथ ही साथ मजदूरों को भी किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो। लेकिन मध्य प्रदेश और राजस्थान में किस तरह की स्थिति बनी हुई है इसका जायजा लेंगे अपने रिपोर्टर्स से, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है। कहीं मत जाइए, देखते रहिए रिपोर्टर्स लाइव आप देख रहे हैं। देश के अलग अलग राज्यों से हमारे रिपोर्टर्स लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बता रहे हैं राज्यों का हाल। लेकिन राजस्थान में किस तरह की फिलहाल स्थिति बनी हुई है जायजा ले लेते हैं। अरविंद पलावत से हमारे संवाददाता हैं। अरविंद, क्या कुछ अपडेट है कोरोना को लेकर और किन किन गतिविधियों पर आज नजर बनी रह सकती है? जी बिल्कुल, देखिए कोरोना को लेकर यदि बात की जाए तो पिछले 4 दिन में लगातार जो आंकड़े हैं वो यहाँ पर बढ़ रहे हैं और रोजाना 200 से ज्यादा मामले यहाँ पर मिल रहे हैं। कल देर रात तक 213 पेशेंट्स यहाँ पर मिले, परसों भी 213 थे, उससे पहले 206 और 202। इस तरह से पिछले 4 दिन में 834 जो पेशेंट्स है कोरोना पॉजिटिव वो यहाँ पर मिल चुके हैं। और सबसे बड़ी बात की अब जो विस्फोट हो रहा है वो किसी रिहायशी इलाके में नहीं बल्कि डिस्ट्रिक्ट जेल में। इस बार जो जयपुर डिस्ट्रिक्ट जेल है वहां पर 119 कोरोना पॉजिटिव एक ही दिन में मिले हैं। ये काफी
काफी गंभीर बात यहाँ पर है। और उससे पहले जो डिस्ट्रिक्ट जेल के सुप्रीडेंट थे वो यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और करीब 8-9 लोग और वहां पर पॉजिटिव थे। इस तरह करीब संख्या 130 की हो चुकी है कि जो कोरोना पॉजिटिव है डिस्ट्रिक्ट जेल में। आपको बता दें डिस्ट्रिक्ट जेल की जो क्षमता है वो 442 लोगों की है। क्षमता करीब 500 लोगों की है और इस वक्त 442 लोग वहां पर थे। और ऐसी स्थिति में उनमें से 130 के आसपास जो लोग हैं वो कोरोना पॉजिटिव है। और वहीं पर डिस्ट्रिक्ट जेल में अब कोविड सेंटर बनाया गया है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट जेल जो है जयपुर की वो नई है और 2 मंजिला ये जेल है, तो उसमें जो ऊपरी हिस्सा है वहां पर इस वक्त जो कोविड सेंटर है वो बनाया गया है। आइसोलेशन में सभी कैदियों को वहीं पर रखा गया है और वहीं पर उनका उपचार जो है वो किया जा रहा है। डॉक्टर्स की टीम को वहीं पर तैनात किया गया है। तो इस तरह से अब जो प्रदेश भर की जेल है वहां पर अलग अलग जो जेल है वहां पर भी सुरक्षा व्यवस्था जहां वहां की जो व्यवस्थाएं वो बढ़ा दी गई हैं। सभी जो बंदी हैं जो कैदी हैं यदि उनमें किसी तरह का लक्षण पाया जाता है तो उनकी स्क्रीनिंग यहाँ पर लगातार की जा रही है। और जोधपुर जेल में भी एक बड़ा मामला यहाँ पर सामने आया है कि जो जोधपुर की जो जेल है महिला जेल उसको खाली करा दिया गया है और उसके जो सभी कैदी हैं उनको अजमेर में शिफ्ट कर दिया गया है। साथ ही अब जो नए कैदी आएंगे उनको महिला जेल में शिफ्ट किया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में लगातार जो है जेलों में भी कोविड के जो मरीज हैं उनका मिलने का सिलसिला जारी है। और आपको बता दें कि एक साथ बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर रहते हैं। और जयपुर सेंट्रल जेल की यदि बात की जाए तो यहाँ पर करीब 1200 की क्षमता है, जबकि 1300-1400 लोग यहाँ पर कैदी इस वक्त हैं। तो ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना भी यहाँ पर नहीं हो पाती है। एक बड़ी चुनौती यहाँ पर हो सकती है, क्योंकि कैदियों की ओर से लगातार जो है पैरोल की मांग भी यहाँ पर की जा रही है कि उनको पैरोल पर रिहा किया जाए। साथ ही परिजन भी इस तरह की मांग अब कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में लगातार ये जो मामला है वो बढ़ता जा रहा है। तो वहीं यदि कोविड के मरीजों की बात करें तो राजस्थान में ये जो आंकड़ा है वो करीब 5000 के आसपास इस वक्त पहुंच चुका है और 4900 से ज्यादा जो मरीज थे वो यहाँ पर कल मिल चुके थे। और एक बड़ी बात की जो सुपर स्प्रेडर है जिसमें चाहे सब्जी वाला हो चाहे मेडिकल या शॉप वाला हो वो यहाँ पर लगातार पॉजिटिव सामने आ रहे हैं। साथ ही एक 5 दिन का जो बच्चा है जयपुर के सांगानेरी गेट स्थित महिला चिकित्सालय में ये बच्चा जन्मा था और 5 दिन का ये बच्चा था जिसको भी जो भी यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव पाया गया। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि लगातार कोरोना का संक्रमण का जो खतरा है वो यहाँ पर बढ़ता ही जा रहा है। साथ ही 4960 कोरोना पॉजिटिव यहाँ पर हैं, जबकि एक्टिव केसेस की बात करें तो इस वक्त 1890 एक्टिव केसेस हैं और माइग्रेंट जो आ रहे हैं उनमें से 384 जो अभी तक हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं। साथ ही 2944 की जो कोरोना रिपोर्ट है वो पॉजिटिव से नेगेटिव आ चुकी है और 2572 को इनमें से डिस्चार्ज किया जा चुका है, जिनका क्वारंटाइन पीरियड 14 दिन का पूरा हो चुका है, उन्हें यहाँ पर डिस्चार्ज किया जा चुका है। साथ ही राजस्थान ऐसा प्रदेश है जिसने अब तक की सबसे ज्यादा सैंपलिंग है वो यहाँ पर की है। खुद चिकित्सा मंत्री ने कल ही कहा था कि मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि जो भी माइग्रेंट लेबर यहाँ पर आ रही हैं, माइग्रेंट्स आ रहे हैं, उनको ये जांच यहाँ पर की जाए, उनकी पीसीआर टेस्टिंग की पुख्ता व्यवस्थाएं की जाए। तो इसके तहत जो अलवर है, सिरोही, बाड़मेर, बांसवाड़ा इस तरह के जो जिले हैं वहां पर भी अब पीसीआर टेस्टिंग जो है लैब है वो यहाँ पर स्टार्ट की जाएगी। साथ ही 120 मेडिकल ओपीडी वैन उनको भी यहाँ पर अलग अलग जो जिले हैं दूर दराज के जो जिले हैं वहां पर भेजा जाएगा, क्योंकि जो अभी तक 400 के आसपास जो मेडिकल वैन चलाई गई थी उनका काफी अच्छा पॉजिटिव रेस्पॉन्स देखने को मिला। लोगों को काफी राहत इन मेडिकल ओपीडी वैन से मिली, क्योंकि अस्पताल में जाने से लोग इस वक्त कतरा रहे हैं, अस्पताल में किसी तरह का संक्रमण का खतरा ना हो, इन सबको लेकर भी लगातार चर्चा है। साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लेबर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो है उसको शुरू करने की बात यहाँ पर कही है। और इस लेबर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में ये होगा कि जब भी कोई माइग्रेंट जो आएगा तो उसकी जो स्किल है उसके आधार पर यहाँ पर ये चीज देखी जाएगी कि वो किस तरह का काम यहाँ पर कर सकता है। इंडस्ट्री को जिस तरह के लेबर्स की जरूरत होगी वो उस डेटा से वहां पर ले सकेंगे। ऐसे में इंडस्ट्री के साथ ही माइग्रेंट्स को भी यहाँ पर फायदा होगा। साथ ही श्रमिक कल्याण कोष का भी यहाँ पर गठन किया जा रहा है। तो ये एक बड़ी चीज यहाँ पर राजस्थान में सामने आ रही है। और आज फिर एक बार बैठकों का दौर तो मजदूरों को किस तरह से बेहतर सुविधा दी जा सके उसको लेकर गहलोत सरकार लगातार सक्रिय बनी हुई है और रोजगार देने के लिए भी लगातार बात कह रही है। शरद व्यास हमारे संवाददाता मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़ गए, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। शरद, 2 चीजों पर आपसे जानकारी लेना चाहूंगी। सबसे पहले जिस तरह से मजदूरों का पलायन लगातार बढ़ता जा रहा है, फिलहाल ये मुद्दा थमने का नाम नहीं ले रहा है और आगे भी ये जारी रहने की उम्मीद की जा रही है, फिलहाल अगले 10 दिनों तक तो है ही। जो जांच के संसाधन हैं वो सीमित हैं, ऐसे में सरकार को अपनी जो काम करने की स्पीड है उसमें इजाफा करने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ जो निकलकर सामने आ रही है, 52 में से 44 जिले कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। तो कोरोना को लेकर फिलहाल राज्य में क्या स्थिति है और जिस तरह से फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है कि 10वीं क्लास की जो परीक्षाएं थी, जो अब तक जितने पेपर्स हो चुके हैं उन्हीं के बेसिस पर अब रिजल्ट तैयार किया जाएगा, जबकि जो 12वीं कक्षा की परीक्षाएं हैं उनको लेकर ये आदेश दे दिया गया है कि 8 से 16 जून के बीच में पेपर्स होंगे। तो किस तरह की व्यवस्था की गई है, किस तरह के दिशा निर्देश इसको लेकर जारी किए गए हैं, 2 चीजों को लेकर आपसे जानकारी चाहेंगे।
दो महत्वपूर्ण सवाल है आपके, जिसमें दूसरा जो सवाल है उसका सबसे पहले आंसर देना चाहूंगा कि 44 जिलों में अब तक कोरोना संक्रमण फैल चुका है और इसके लिए अब किस तरह से सरकार आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो इसी को जोड़कर यदि देखेंगे तो मध्य प्रदेश में कोरोना के अब तक मरीजों की संख्या 4750 पहुंच चुकी है और 243 लोग अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। इंदौर में 100 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, भोपाल में तकरीबन 37 लोग गंवा चुके हैं और उज्जैन में 47 लोग। ऐसे क्रमशः अलग अलग यदि हम देखेंगे तो 243 लोग। यदि हम एक्सीडेंट की बात करें तो तकरीबन 197 लोग अब तक अपनी मध्य प्रदेश में जो मजदूर आ रहे हैं, जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, उनकी मौत हो चुकी है एक्सीडेंट के दौरान में और तकरीबन 250 के आसपास अभी तक इंजर्ड है। तो ये मोटा मोटा आंकड़ा है। अब इसमें सवाल जुड़ा हुआ है कि किस तरह से 10वीं 12वीं की एग्जाम होगी। तो चूंकि स्कूल आने वाले 3 महीनों तक अभी यथास्थिति में शुरू होने की संभावना बहुत कम नजर आ रही है सरकार को, इसीलिए एचआरडी मिनिस्टर को उन्होंने एक पत्र के माध्यम से लिखा है कि जो सिलेबस है वो 10th का वो कम करना चाहते हैं, जो 9वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक का सिलेबस कम करना चाहते हैं, ताकि आगामी समय में जो नया सत्र शुरू होगा उसमें बच्चों को उस तरह के सिलेबस के आधार पर उनको पढ़ाया जाए ताकि वो 1 साल को पूरी तरह से कवर कर ले। एग्जाम की बात करें तो 10वीं की परीक्षा के जो अभी तक 3 से 4 पेपर हुए उसी आधार पर अब मार्कशीट बनेगी और जो पेपर नहीं हुआ उसके आगे पास लिखा हुआ आ जाएगा, रिमार्क लिखा जाएगा, उसके अंदर कोविड के आधार पर एक रिमार्क लिखा जाएगा, उस आधार पर उनको पास कर दिया जाएगा। जिस तरह से कक्षा 1 से 8वीं तक के लोगों को प्रमोशन दिया गया, 9वीं से 11वीं के स्टूडेंट्स को प्रमोशन दिया गया, इस तरह से 2-3 चीजों के अंदर ये भी एक प्रावधान उन्होंने तय किया है। हालांकि जो आपने 12वीं की बात कही तो 12वीं चूंकि एक महत्वपूर्ण क्लास होती है, इसलिए उसके एग्जाम होना बहुत जरूरी है और महत्वपूर्ण विषय होते हैं, इसलिए 8 जून से लेकर 16 जून तक तय किया गया है कि इन दोनों के इनकी एग्जाम कराई जाएगी। उसके आधार पर फिर उनका जो मार्कशीट है वो जल्द से जल्द उनको दी जाएगी ताकि आगामी सत्र के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो सके, क्योंकि फिर वो उच्च शिक्षा की श्रेणी में 12वीं के बाद पहुंच जाते, तो इसका खास तौर पर ध्यान रखा गया है। तो ये पूरा एजुकेशन से रिलेटेड हो गया है। दूसरी तरफ यहाँ पर जो 44 जिले हैं जो अब तक कोविड के संक्रमित हो चुके हैं। हालांकि इसमें एक अच्छी बात यह भी है कि इसमें बहुत इक्के दुक्के केस हैं, इसलिए इसको टॉलरेट किया जा सकता है, इसको संभाला जा सकता है और संभालने के साथ साथ इसको आने वाले समय में इसमें रियायत दी जा सकती है। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि मध्य प्रदेश में 20 जिलों के अंदर किसी प्रकार की भी कोई छूट नहीं दी जाएगी। आज 17 तारीख है, कल से 4.0 शुरू हो रहा है, कोई छूट नहीं दी जाएगी, जिसमें इंदौर, भोपाल, उज्जैन, खंडवा, बुरहानपुर, ग्वालियर, रायसेन ये सभी शामिल है, तकरीबन 20 जिले शामिल है। तो इनमें कोई छूट नहीं दी जाएगी। बाकी जिलों में छूट दी जाएगी। इसमें कपड़ा उद्योग वगैरह को किसी प्रकार की भी छूट नहीं दी जाएगी, क्योंकि भीड़ ज्यादा आती है, बल्क फुटवर्क आते हैं, इसलिए यहाँ पर भीड़ नहीं होगी। और मजदूरों की बात, तो मजदूरों के लिए मुख्यमंत्री ने 7 अलग अलग प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा, उनसे कहा है कि यदि मजदूर वहां से पलायन करके मध्य प्रदेश की तरफ आ रहे हैं तो वो उसकी सूचना दे, क्योंकि यदि वो मजदूर आते हैं तो राज्यों की व्यवस्थाएं बिगड़ती है और बिगड़ने के साथ साथ कहीं ना कहीं संक्रमण का खतरा भी फैलता है। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज यहाँ पर मुख्यमंत्री ने पत्र के माध्यम से अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों को कहने की तो बात कही है। महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है, हरियाणा है, ये मुख्यमंत्री इसमें प्रमुख रूप से शामिल है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो एक तरफ कोरोना का संकट, दूसरी तरफ प्रवासी मजदूरों की का पलायन की चुनौती सरकार के सामने बनी हुई है और ऐसे में देखना होगा कि लॉकडाउन 4.0 में किस तरह की रियायत सरकार की तरफ से घोषित की जाती है। बहरहाल बहुत शुक्रिया हमारे तमाम रिपोर्टर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए और राज्यों का हाल बताने के लिए। फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।